देखिए स्टूडेंट्स, अब जो हमारा टॉपिक है, सेकंड पार्ट हमारा है इस चैप्टर का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। कंपेयर करना है हमको गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बलों को, यानी कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स कह सकते हैं इसको। लेकिन 11th में आपको बताया गया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा मासेस के बीच में वर्क करता है, यानी दो मैटर पार्टिकल हो, ऐसे हो जिनमें मास हो, उनके बीच में ये वर्क करेगा। यानी कि जो एफ जी जो हम निकालते हैं वो जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि एक तरह से मास पर डिपेंड करता है। और जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कूलम ने क्या कहा था, ये होता है 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारा चार्ज पर डिपेंड करता है और दूसरा हमारा मास पर डिपेंड करता है। यही बात हमने लिखी है कि ग्रेविटेशन फोर्स डिपेंड अपॉन मास, वेयर एज इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड अपॉन चार्ज। मतलब इसका क्या है हिंदी में कि गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान पर निर्भर करता है और वैद्युत बल आवेश पर या चार्ज पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। अब दूसरा हमारा पॉइंट क्या है यहां पर कि ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम द मास। बीच में क्या मीडियम है इस बात पर डिपेंड नहीं करता। ग्रेविटेशनल फोर्स पूरे यूनिवर्स में एक जैसा रहता है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। मीडियम क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उस पर डिपेंड करेगा। वैक्यूम हो तो कुछ और होगा, है ना, कोई ग्लास हो, वाटर हो, कुछ भी रख दे तो चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब मीडियम पर डिपेंड करता है, क्या मीडियम है चार्जेस के बीच में। इलेक्ट्रिक फोर्स चार्जेस के बीच क्या मीडियम उस पर डिपेंड करेगा, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ भी मीडियम हो सेम रहेगा हमेशा। ये बात हमने यहां लिखी है। गुरुत्वाकर्षण दोनों द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता, जबकि वैद्युत बल दोनों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, यानी माध्यम बदलने पर विद्युत बल बदल जाएगा। अब जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो खाली आकर्षण बल होता है, यानी इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। जबकि जो वैद्युत बल है वो आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। आवेश के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सेम चार्ज है तो रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज तो अट्रैक्ट करेंगे। ये बात नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स आर ओनली अट्रैक्टिव, वेयर एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, बोथ, दोनों तरह का होता है। और एक बात ध्यान रखिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बहुत ज्यादा वीक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक मुकाबले, या हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। जो प्रोटॉन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कम से कम 10⁻36 टाइम्स होता है। आप क्या समझिए कि हम अगर बात करें प्रोटॉन की, फॉर प्रोटॉन Fe और Fg का जो रेशियो ऑलमोस्ट 10⁻36 के आसपास होता है। इसका मतलब क्या है कि जो ग्रेविटी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है इसके रेस्पेक्ट में। मतलब आप इसको एफ ई समझे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये हमारा एफ जी है। तो जहां तक आपको क्लियर हो गया हो कि हम यहां पे बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। अब कूलम्स लॉ हमेशा 100% सही नहीं होता। कुछ कंडीशंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं कूलम्स लॉ की। चार्ज शुड बी स्टेशनरी, चार्ज स्थिर होने चाहिए और पॉइंटेड होने चाहिए, यानी बिंदुवत होने चाहिए। तो ये पूरी तरह से फॉलो होगा, ओबे करेगा सिस्टम को। अगर चार्ज अगर बड़े हो जाए, होने लगे या फिर मोशन में आ जाए तो फिर और भी कंडीशंस को फिर से अप्लाई करनी पड़ती हैं। मगर फिर क्लियरली कूलम्स लॉ की बात करेंगे, वो अगर सही माना जाए तो कब माना जाए, जबकि चार्ज हमारे एक जगह रखे हो, पॉइंट या और बहुत ज्यादा स्मॉल हो, ठीक है ना। ये कंडीशंस है, आप इनको याद कर सकते हैं। अब कुछ एनसीईआरटी के 4-5 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये जो हमने टॉपिक पढ़ा है इससे रिलेटेड करिए शुरू के 4 to 5 क्वेश्चंस। देखिए, एक ही क्वेश्चन है
1.1 अगर आप देखेंगे तो 1.1 बुक से आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि टू चार्जेस हैं जो एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे गए हैं, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। तो देखो डिस्टेंस को यहां पर मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। चार्जेस यहां पर है 2 इंटू 10⁻⁻7 और दूसरा चार्ज है 3 इंटू 10⁻⁻7। तो दो चार्ज हैं, इनके बीच में फोर्स वर्क करेगा, तो वो हमको यहां पर फाइंड करना है। तो यहां पर देखो इसको मीटर में आप चेंज करेंगे तो 0.3 मीटर हो जाएगा यहां पर ये। तो अब जब इसमें पुट करेंगे यहां पर 9 इंटू 10⁻9 तो Q1 हमारे पास है 2 इंटू 10⁻7, ठीक है ना। दूसरा क्या है 3 इंटू 10⁻7 और नीचे हमारी डिस्टेंस है 0.3 का स्क्वायर मतलब 0.3 को 2 बार आप लिख दीजिए। अब पूरा जब सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये जो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट ये पूरी 10⁻3 न्यूटन के आ जाएगी। तो चूंकि सेम चार्ज है तो इनके बीच में कैसा फोर्स होगा या रिपल्सिव फोर्स होगा, यानी प्रतिकर्षण बल को। सेम चार्ज है इस वजह से, सेम चार्ज मतलब सेम साइन के चार्ज हैं दोनों प्लस के, ठीक है। पहला फर्स्ट पॉइंट 1 क्वेश्चन देखिए और बिल्कुल इस तरह इसको करा जाएगा, बुक में देख सकते हैं आप क्वेश्चन क्या है। अब देखिए 1.2 क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू चार्जेस हैं 0.4 माइक्रोकूलम का और 0.8 माइक्रोकूलम का और इनके बीच की डिस्टेंस है 0.2 न्यूटन। अब इनके बीच में डिस्टेंस क्या है वो फाइंड करनी है। तो सिंपल हमारा जो लास्ट क्वेश्चन में फार्मूला है उसको हम यहां पर यूज कर रहे हैं यहां पर। तो अब इसमें इंटरचेंज कर लेंगे, आर स्क्वायर एक साइड में कर लीजिए और एफ को नीचे ले आइए। तो जब इसमें हम यहां पर पुट करते हैं वैल्यू 10⁻9, Q1 हमारे पास 0.4 है तो हमको माइक्रो हटाना है, माइक्रो में 10⁻6 लेनी पड़ती है। इसी तरह यहां पर 0.8 10⁻6 होगा और नीचे यहां पर आर को फाइंड करना है, एफ यहां पर 0.2 न्यूटन है। तो जब इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी 144 और 10⁻4 आएगी, मगर ये क्या है ये आर स्क्वायर है। सो आर इक्वल हो जाएगा 12 इंटू 10⁻2 मीटर। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, सीधा वैल्यू पुट करनी है, हमारा आंसर इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। अब एक इस तरह से 1.3 क्वेश्चन है। अब 1.3 क्वेश्चन में ये प्रूव करना कि ये जो क्वांटिटी है डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है। अब एमई मतलब इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, एमपी का मतलब प्रोटॉन है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें ये कहा है क्वेश्चन में कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, इनके बीच में फोर्स वर्क करेगा, ग्रेविटेशन वर्क करेगा, मास है इस वजह से, और Q1 की भी चार्ज है तो इसी बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी वर्क करेगा। तो अगर हम वैल्यू पुट करें इस फॉर्मूले में तो देखिए ये एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू तो फिक्स होती है 9 इंटू 10⁻9 होती है। ये Gm1 M2 अपन आर स्क्वायर होता है। तो जब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो और जी की वैल्यू यहां पर क्या रखी जाएगी, जी जो होता है वो 6.6 6 7 10⁻⁻, भाई -11 होता है। तो जब ये सारी वैल्यू यहां पर पुट करी जाती हैं, क्योंकि इसमें कोई लंबे जोड़ काम नहीं, खाली कैलकुलेशन करनी, तो ये आता है अप्रोक्सीमेट 2.3 10⁻39 के अप्रोक्सीमेट। अब क्या है कि तो खाली क्वांटिटी बची, रेशियो बच रहा है, नंबर बच रहा है, तो नंबर की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, तो ये चीज डायमेंशन लेस अपने आप आ जाती है, ठीक है ना। रिमाइंड तो इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं आप, यहाँ पर सीधी वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है, आ जाएगा। अब ये 1.4 क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का टॉपिक पहले भी आ चुका है कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज होगा वो हमेशा ई के मल्टीपल में होगा, यानी किसी वस्तु पर आवेश ई के पूर्ण गुणज में होता है, यानी क्यू इक्वल प्लस माइनस एन, और एन यहाँ पर 1 2 3 4 वैसे कुछ भी हो सकता है नेचुरल नंबर, और एन फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो जहां तक क्वेश्चन आपको रिपीट करा है, एक क्वेश्चन ये है, एक गिलास 1. इसमें एक गिलास की रॉड है
एक रेशम की या सिल्क की रॉड है, इनको आपस में रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो क्या, तो उसके बाद इसमें बताने की चार्ज कंजर्व रहेगा। जब रब नहीं करते तो दोनों पे कोई चार्ज नहीं है, तो पहले का चार्ज प्लस करो, दूसरे करो, तो टोटल जीरो जाना है। पहले पे जीरो चार्ज है, दूसरे पे जीरो चार्ज है। जब रब करेंगे तो मान लीजिए एक से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे में ट्रांसफर होगा। मान लीजिए एक में से दो निकले तो दूसरे में दो हो जाएंगे, तो एक अगर प्लस का टू हो तो दूसरा माइनस टू होगा। हो सकता है पहले में से थ्री निकले तो दूसरे में दूसरा थ्री लेगा तो एक पर प्लस थ्री आएगा तो दूसरे पे माइनस थ्री आएगा, या एक पर प्लस फोर होगा तो दूसरे माइनस फोर होगा रब करने के बाद। तो ये कोई वैल्यू फिक्स तो है नहीं कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो इसे हमने इसको एन मान लेते हैं। तो और एक पर प्लस एन चार्ज होगा तो यानी दूसरे माइनस एन ही होगा। इसका मतलब ये टोटल चार्ज जीरो ही आएगा। इसका मतलब है जो चार्ज पहले था वो चार्ज अब है। इट मीन्स चार्ज रिमेन्स कंजर्व। तो एक तरीका ये हमारा होता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन इसमें बचता है आज का, ये 1.6। अब इसमें देखिए, इसमें एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहाँ पर एक स्क्वायर दे रखा है, वर्ग दे रखा है, वर्ग के चार कॉर्नर पर डिफरेंट चार्ज रखे हुए हैं एबीसीडी पर। 2 माइक्रोकुलाम है, -5 माइक्रोकुलाम है, +2 माइक्रोकुलाम है, -5 माइक्रोकुलाम है, और सेंटर पे भी 1 माइक्रोकुलाम रखा है। तो ये जो 1 माइक्रोकुलाम का है चार्ज, ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा। साइड यहां पर 10 सेंटीमीटर है स्क्वायर की, तो सेंटर पे जो 1 म्यू सी का जो फोर्स लग रहा है, उस वो चार्ज रखा है, तो उस पर क्या फोर्स वर्क करेगा, तो वो चाहिए हमको। तो देखिए यहां पर कूलम्ब का लॉ लगाएंगे। मान लीजिए ए पर हमारे पास 2 माइक्रोकुलाम है, ओ पर हमारे पास है, तो ए और ओ के बीच में कितना फोर्स है वो फाइंड करना है पहले तो देखो ए पर चार्ज है 2 माइक्रोकुलाम, इस पर 1, तो माइक्रो हटाएंगे, -6 पावर लेंगे, तो फार्मूला है 9 Q1 की वैल्यू रख दीजिए, है ना। मतलब ए और ए है ना, तो ए का चार्ज रखो और ओ का चार्ज रखो, अपॉन में आर स्क्वायर, डिस्टेंस को आर ही ले लो क्योंकि सारी इक्वली डिस्टेंस होंगी। तो इस तरह से 9 टू 18, 18 10 टू द पावर -3 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर आप देखें यहां पर डी और ओ के बीच में चार्ज आपको दिख रहा होगा, है ना। एक सेकेंड, अब यहां आपको एक चीज दिख रही होगी इसमें, अगर हम इसको लें तो ये चीज यहां पर थोड़ी रॉन्ग लगी लिखी गई है, इसको आप सही करते हैं। तो इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको, एफ एओ की जो वैल्यू होगी वो किसको लाएगी, वो एफ ओ सी के इक्वल आएगी, क्योंकि दोनों के डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज भी सेम है, ठीक है ना, दोनों बिल्कुल सेम आएगी। इसी तरह से एफ ओ डी की और एफ ओ बी की जो वैल्यू वो भी इक्वल आएगी, ठीक है ना। और ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 45 10 टू द पावर -3 अपॉन आर स्क्वायर आएगी, और ये आपने निकाल ही ली है पहले, 18 10 टू द पावर -3 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगी। अब ए से निकालना है, ए और सी डॉट में कितना फोर्स है। देखो ये दोनों फोर्स आपके इक्वल और अपोजिट है, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, तो इनका सम कितना होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस करेंगे। उसी तरह बीडी की डायरेक्शन अगर लेना चाहे तो ये भी अपोजिट है, तो ये भी फोर्स 0 होगा। तो ना तो एडी एसी डायरेक्शन में कोई फोर्स है, ना बीडी डायरेक्शन में कोई फोर्स है, तो इसका क्या मतलब है, तो टोटल फोर्स पूरे सिस्टम का या पूरे 0 रहेगा। तो इसका मतलब 1 पर क्या फोर्स होगा, तो 1 कूलम्ब पर अब नेट फोर्स कितना होगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको कुछ पहला पार्ट इसका खत्म हुआ। अब पहला दूसरा 2 पार्ट में आपको ये टॉपिक खत्म हुआ है, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे कल से आप।